नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज अपन यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 के दोनों प्रश्न पत्रों मतलब हल प्रश्न पत्रों को तैयार करेंगे। पहला और दूसरा। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि 2017 तक यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में दो पेपर जो होते थे वो एमसीक्यूज टाइप के होते थे। दोस्तों, इसमें एक बड़ा पोर्शन सेकेंड पेपर में गणित और रीजनिंग का भी होता था। हम लोग उसको छोड़ के चलेंगे, करंट अफेयर्स के सवालों को छोड़ के चलेंगे। बाकी जीएस के जितने सारे सवाल हैं, फिर चाहे वो यूपी स्पेशल से हों या फिर किसी और क्षेत्र से, भूगोल वगैरह से, उन सब को कवर करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन वह अपने ही ज़्यादा रिपीट करता है, हालांकि इधर उधर मतलब अन्य राज्यों की परीक्षाओं से भी लेता है, लेकिन अपने ज़्यादा रिपीट करता है। तो ऐसे में रिपीटेड प्रश्न हमसे गलत ना हो, उसके लिए हम लोग ये पूरी सीरीज चला रहे हैं। विगत 2012 से लेकर 22 तक पूरी परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको हमने कवर कर लिया है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब जो है मेंस परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास को कवर करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी, याद रखिएगा। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो चेरी से संबंधित था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? कहाँ से मिलती है? उदयगिरी पहाड़ी, जो कि उड़ीसा से मतलब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर 3 मील की दूरी पर उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है ये जानकारी प्राप्त होती है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया था, याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन की बात करें दोस्तों, तो महेंद्र वर्मन ने जो है मत विलास प्रहसन की रचना की थी, याद रखिएगा, यह पूछ लिया जाता है। मत विलास प्रहसन की रचना की थी किसने? महेंद्र वर्मन ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है तिरुमल्ला की पहाड़ी पर स्थित है। कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं दोस्तों? तो सही जवाब है कुल 8 तरंग हैं। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। शेर शाह को दफनाया गया था दोस्तों कहाँ? तो सासाराम में दफनाया गया था। या फिर पूछ लिया जाए कि शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम में अवस्थित है, बिहार में। फिर है, निम्न में से किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो सही जवाब है सिकंदर लोधी ने। और 1904 में दोस्तों इसने आगरा शहर को बसाया था, यह भी याद रखिएगा। 1904 नहीं दोस्तों, 1504, माफ़ कीजिएगा, 1504। दोस्तों, छोटी मोटी एरर यदि हो जाती है, चूक हो जाती है, तो थोड़ा आप लोग भी मैनेज कर लिया करिए। कभी कभार जवान फिसल जाती, जैसे अभी पिछली क्लास में एक सवाल जो था उसमें पूछा गया था कि कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो दोस्तों उसमें जो है उत्तरी अमेरिका नहीं था, लेकिन मैं जो हूँ भूलवश उसमें अफ्रीका बोल गया हूँ, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। दोस्तों, हम सभी को पता है कि प्राचीन काल में मतलब कार्बोनीफेरस युग की बात कर रहा हूँ। प्राचीन काल में पूरी पृथ्वी जो है मतलब जितने महाद्वीप हैं सब इकट्ठे थे, उसको पैंजिया कहते थे। बाद में इसमें विभाजन हुआ तो एक हिस्सा उत्तर की ओर हो गया और एक दक्षिण की ओर। उत्तर वाले हिस्से को जो है लारेशिया या फिर अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। और दक्षिण वाले हिस्से को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया।
तो उत्तर वाले हिस्से में दोस्तों कौन कौन से भाग शामिल हैं? उत्तरी अमेरिका हो गया, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप हो गया और एशिया का कुछ हिस्सा हो गया। तो ये सब उत्तर वाले में, मतलब जब आप मैप देखेंगे तो उत्तरी जो भी राज्य हैं मतलब अंग्रेज़ों की साइड के, कैसे याद रखेंगे? अंग्रेज, अंगारा, इन दोनों को कनेक्ट करिएगा। तो जहाँ अंग्रेज रहते हैं यूरोप वाले क्षेत्र में, तो यूरोप उत्तर में है, तो वह सब काहे का हिस्सा है? लारेशिया या फिर अंगारा लैंड का। और जो शेष दक्षिण हिस्सा है उसमें अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, या फिर अरब क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, भारतीय उपमहाद्वीप भी दोस्तों किस में आता है? गोंडवाना लैंड में। यह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है कि भारत किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ना कि अंगारा लैंड का। तो दोस्तों इसको सुधार कर लीजिएगा। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ दोस्तों? तो सही जवाब है काबुल में। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में प्रदान किया था? तो सही जवाब है मीर जुमला ने। मीर जुमला का वास्तविक नाम जो है दोस्तों मोहम्मद सैयद था। ये गोलकुंडा का वजीर था। इसी ने जो है शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। निम्न में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो जहांगीर खुद नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नूरजहां आप लोग जान ही रहे हैं, जहांगीर की पत्नी थी, और उसके गुट का नाम जो था वह जुनता गुट था। उसमें इसके पिता एतमादुद्दौला और माता असमत बेगम और भाई आसफ खां तथा शाहजादा खुर्रम शामिल थे। गियास बेग भी शामिल था, याद रखिएगा। निम्न में कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था दोस्तों कौन? तो कलीम। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको रिपीट कर सकता है। दोस्तों ये जो है कलीम पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इन्होंने मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। कुछ इस तरह से कहा था कि कुछ मोती विलीन हो गए, इस तरह से एक वाक्य कहा है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो वह इन्हीं के द्वारा कहा था, मतलब एक कोड कोड में बताई थी पूरी जानकारी। किसको? पेशवा को, कलीम ने, याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो सही जवाब है 1627 में जन्म हुआ था। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ और उसी समय इन्होंने उपाधि धारण की थी, किसकी? छत्रपति की। अच्छा, इनका राज्याभिषेक दोस्तों हुआ कहाँ था? तो रायगढ़ में हुआ था, और बाद में रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था सिवनेर में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब 1818 में हुआ तो मराठों की पराजय हुई, और इसी पराजय के साथ पेशवाई जो है समाप्त कर दी गई। बांदीवास या फिर बंडीवास भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, का युद्ध कब हुआ था? पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है। तो 1760 में, या तो मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि किसके बीच हुआ था? तो सही जवाब है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो इनमें हारा कौन था दोस्तों? तो फ्रांसीसी हार गए थे। जो ब्रिटिशियस थे इनका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था दोस्तों? तो आयरकूट जो है इनका नेतृत्व कर रहा था। वहीं फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व दोस्तों काउंट लाली कर रहा था, याद रखिएगा। लाली और आयरकूट के बीच हुआ था बंडीवास का युद्ध 1760। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी दोस्तों? तो सभी जान रहे होंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। और 1858 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक जारी रहा। इसमें कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली जो है इसमें विजयी हुए थे। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया दोस्तों। तो सही जवाब है 1833 में जो है 1813 में समाप्त किया गया। और दोस्तों कंप्लीटली जो है 1833 में समाप्त किया गया। अब आयोग ने 1813 को माना है तो हम लोग 1813 ही मान के चलेंगे, क्योंकि दोस्तों 1813 में चाय, पिछली क्लास में भी आपको बताया, चाय के व्यापार पर इनका एकाधिकार रहा, साथ ही चीन के साथ व्यापार पर भी इनका एकाधिकार बना रहा। लेकिन जो 1833 का एक्ट आया, इसने जो है सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा दोस्तों कब किया था? तो सही जवाब है 1843 में। लॉर्ड एलनबरो के समय में यह काम हुआ था। पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। एलनबरो को किस लिए जाना जाता है? इन्होंने दोस्तों दास प्रथा का उन्मूलन किया था, पूछ लिया जाता मिलान करने के लिए। तो दोस्तों इसी को कहते हैं PYQ विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ PYQ करना। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था दोस्तों? तो मौलवी लियाकत अली। तात्या टोपे दोस्तों कानपुर में थे, नाना साहब भी कानपुर में थे, और अजीमुल्ला जो थे वह फैजाबाद में थे। इन्होंने फतेहपुर दिया है दोस्तों। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था दोस्तों? तो दीन बंधु मित्र जो थे वह नील दर्पण नाटक के लेखक थे। और नील विद्रोह हुआ कहाँ था दोस्तों? तो बंगाल में हुआ था। और इसी का चित्रण जो है किया है इस नाटक में किसने? दीनबंधु मित्र ने। जो नील के किसान थे, नील की कृषि करने वाले, और अंग्रेजों के बीच यह विद्रोह हुआ था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो BD सावरकर ने दिया था। इनकी पुस्तक भी पूछ ली जाती है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको भी याद रख लीजिएगा, इसको भी पूछ लिया जाता है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883, एक तो ये वर्ष याद रखिएगा, 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दिल्ली को जो है अपने कंट्रोल में लिया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। दिल्ली ही दोस्तों राजधानी की तरह थी, तो दिल्ली को ही अपने कंट्रोल में लिया। हालांकि तब राजधानी नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी लिया था, याद रखिएगा। और नेतृत्व किसने किया था? निकलसन और हडसन, दोनों याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने दबाया या फिर किसने कुचला था? तो हडसन और निकलसन। झांसी में दोस्तों किसने दबाया था? तो ह्यू रोज, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ, और यहीं पे यदि पूछ लिया जाए कुकी विद्रोह दोस्तों, तो कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था। कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से दोस्तों यही वाला सुमेलित नहीं है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। फिर सवाल बनता है कि चुआर विद्रोह हुआ कहाँ था? तो चुआर विद्रोह जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। चुआर एक जाति थी। इन लोगों ने भूमिकर
तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से तंग आकर यह विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो सही जवाब है दोस्तों गोरखपुर में। जी हाँ दोस्तों, काकोरी कांड में 4 लोगों को आरोपी बनाकर फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी गोरखपुर में दी गई थी और रोशन सिंह को जो फांसी है दोस्तों नैनी जेल में दी गई थी, यह भी याद रखिएगा। और ये तो 2 हो गए। तीसरे थे दोस्तों ये राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी दोस्तों, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है वह गोंडा में फांसी दी गई थी। फिर कौन बचा दोस्तों? एक लोग और बचे हैं, मुस्लिम नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है। देखिए इस तरह से दिमाग क्लिक नहीं करता है कभी कभी। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह हो गए हैं, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी फैजाबाद में दी गई थी। तो इन चारों नामों को याद रखिएगा। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पीवाईक्यू यूज करना। दोस्तों यदि आपने पढ़ रखा है तो भले ही देर से क्लिक करे, लेकिन दिमाग जो है आपका क्लिक करेगा। वो जो अलमारी जिसमें आपने चीज़ों को कलेक्ट करके रखा है, तो थोड़ा सा यदि बेतरतीब तरीके से रखा होगा तो समय लगेगा, लेकिन दिमाग जाके निकाल जरूर लाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए। ये मत सोचिए कि हम भूल जा रहे हैं, आपको लगेगा कि भूल रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा लगेगा कि भूल रहे हैं, लेकिन कुछ समय लगेगा, दिमाग क्लिक करके अलमारी से फलाना फैक्ट फलानी जगह पर रखा है निकाल लाएगा। तो निश्चिंत रहिए, ऐसा सभी के साथ होता है। देखिए बहुत सरल सा सवाल नहीं याद आ रहा था, नाम नहीं याद आ रहा था अशफाक उल्ला खां का। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि रेड क्लिफ ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक था दोस्तों? तो इनमें से जो है दोस्तों एक नहीं था। वंदे मातरम के संपादक जो हैं वह अरविंद घोष थे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था दोस्तों? तो मणिलाल गांधी जी ने जो है सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। यहाँ पे दिक्कत है, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था दोस्तों? रामदास गांधी, हरिलाल गांधी या मणिलाल गांधी? शब्द के चयनित प्रतिनिधि मगन लाल गांधी ने इसके लिए एक शब्द का सुझाव दिया था, सदाग्रह, जिसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करके। जी हाँ, गांधी जी को ही इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ही हम लोग सही करेंगे, क्योंकि आयोग ने भी इसको सही माना है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर मारित्जबर्ग जो स्टेशन था वहाँ पर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। किस लिए? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, जिसमें केवल गोरों को ही यात्रा करने का अधिकार था, जबकि इनके पास टिकट भी था। यहीं से जो है इनके अंदर वहाँ पर जो रंग भेद की नीति चल रही थी उसका विरोध करने का बीजारोपण हुआ। 1946 किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो पैथिक लॉरेंस ने जो है नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया था। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। और इसी मिशन को आधार बनाकर संविधान सभा का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से अब सवाल पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन है? तो कैबिनेट मिशन उसमें से एक रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो लाला हरदयाल। 1913 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। तब इसका नाम दोस्तों क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। बाद में इसका नाम गदर कर दिया गया। और इसकी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की किसने थी? सोहन सिंह भकना ने की थी। हरदयाल जो थे वह इसके प्रथम सभापति थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो सही जवाब है JB कृपलानी। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? मल्लिकार्जुन खड़गे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो बेब मिलर जो है वह महात्मा गांधी के साथ थे, याद रखिएगा, दांडी मार्च में। ये अमेरिकी पत्रकार थे। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो सही जवाब है 1929 के अधिवेशन में, जो कि दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? अच्छा सवाल है दोस्तों। तो सही जवाब है आगा खां। और दोस्तों भारत में 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। दोनों पैरेलल चल रहे हैं इस 1929 में। इधर मुस्लिम लीग में कौन अध्यक्षता कर रहा है? जिन्ना अध्यक्षता कर रहे हैं। इधर अपने यहाँ नेहरू जी कर रहे हैं। दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो भूलेंगे कतई नहीं। फिर है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। 49वां अधिवेशन था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था दोस्तों? तो सही जवाब है जगत नारायण मुल्ला। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। काकोरी कांड हुआ कब था? 9 अगस्त 1925। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, या भी याद रखिएगा। देखिए वही 4 लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 लोग हैं। इन पे मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दी गई थी। और इनके मुकदमे में जो है सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? दोस्तों यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाएगा काकोरी कांड से, यूपी स्पेशल में। महात्मा गांधी ने भारत में, इसलिए सब मैंने आपको ट्रिक के साथ बताए हैं, पिछली कई क्लासों में बताया है मैंने बार बार, ये जो जिन लोगों को किस जेल में फांसी दी गई है, अभियुक्तों को। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बीजी तिलक ने कहा था। एकदम बच्चा सवाल है दोस्तों। कौन सही सुमेलित नहीं है? भूगोल में आ गए हैं। तो चांगला जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, सेला दर्रा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 455 मीटर जो है कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है। ये है कहाँ जलप्रपात? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है दोस्तों? तो रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। यहाँ पर दोस्तों मानव के जो अवशेष हैं उनके साक्ष्य हड्डियाँ गुड्डियाँ पड़ी हुई पाई गईं, तो इसीलिए इसको रहस्यमयी झील कहा गया। चमोली जनपद में, ये भी याद रखिएगा, चमोली पूछा जा सकता है। केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उसका क्या नाम है? टोडा। यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है पटकाई पहाड़ियों से संबंधित हैं और संलग्न भी हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ याद रखिएगा। दोस्तों इनर लाइन परमिट भी यहीं पर है, उसमें अरुणाचल प्रदेश और जोड़ लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम एक ही लाइन में है चारों। यहाँ पर इनर लाइन परमिट व्यवस्था भी लागू है, ये भी याद रखिएगा। और इन चारों से भिन्न जो पड़ जा रहा है वही पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। त्रिपुरा जो है एकदम साइड से लगा हुआ है, इधर लटका है, जो कि बांग्लादेश में घुसा हुआ है, तो वहीं पर पटकाई पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो इस तरह से यदि मैप को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को पढ़ेंगे, तैयार करेंगे तो भूलेंगे नहीं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम को चुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर याद रखिएगा। तो सही जवाब है सतमाला पहाड़ियाँ जो हैं सबसे दक्षिण में है। उसके ऊपर है दोस्तों कैमूर पहाड़ियाँ, फिर उसके ऊपर जो है पीर पंजाल पहाड़ियाँ, और फिर उस नागा पहाड़ियाँ। जी हाँ, उसके ऊपर नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल पहाड़ियाँ सबसे ऊपर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला यदि आपको याद है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो देखिए एक ही बार में आपको मिल जा रहा है। नागा पहाड़ियाँ स्वाभाविक सी बात है, नागालैंड इधर पूर्वोत्तर में होंगी। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे, आर्थिकी से कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ में आता है दोस्तों। टीटागढ़ जो है कोलकाता हुगली क्षेत्र में है। शिवकाशी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। शिवकाशी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। ये माचिस और पटाखों के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। मुंबई पुणे क्षेत्र में अंबरनाथ है। भरूच जो है अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र में है, याद रखिएगा। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कैगा दोस्तों कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, मुप्पांदल तमिलनाडु, एन्नौर जो है मेघालय में नहीं है, याद रखिएगा। एन्नौर तथा तूतीकोरन और रामागुंडम तमिलनाडु में हैं, याद रखिएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? तापीय ऊर्जा केंद्र। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कैगा को कैसे याद रखेंगे? कैगा और कर्नाटक, देखिए का में कर्नाटक में भी का आ रहा है और कैगा में भी का आ रहा है, तो भूलेंगे नहीं। परिवहन से देखें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मोरमुगांव जो है गोवा में है, सही है। पारादीप उड़ीसा में है। मंगलौर जो है वह कर्नाटक में है। और मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश में ना होकर दोस्तों कहाँ है? मुंद्रा पोर्ट अडानी का जिस पर नियंत्रण है, गुजरात के कच्छ जिले में है। काफ़ी चर्चा में है, हो सकता है पूछ लिया जाए इस बार। निम्नलिखित जहाँ पर दोस्तों वो क्या पकड़ा गया था? अफीम पकड़ी गई थी,
निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो पीर पंजाल, फिर कारबुद, नाथूबाड़ी और फिर बरदेबादी। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो किसने बताया था दोस्तों? मिलन कोलिच ने बताया था, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। फिर कूट के अनुसार जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्षेत्रफल दिए गए हैं तो सभी लोग जान रहे होंगे कि सीधे हम लोग पढ़ ही लेते हैं। एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर सबसे कम ऑस्ट्रेलिया। इन सबको दिमाग में रख के उसको सेट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। बाकी हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और थोड़ा सा हिस्सा भारत से भी लगा हुआ है, याद रखिएगा। हिंडनबर्ग जो है वो जो अभी संस्था चर्चा में रही है, इस पे अडानी पे इल्ज़ाम लगाए हैं, उसको लेके अमेरिका मत करके चले आना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए हिंडनबर्ग रेखा। फिर दोस्तों क्या है? ज्वालामुखी मिलाने हैं। सीधे हम लोग व्याख्या में ही चलते हैं क्योंकि एक आध हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। माउंट किनाबालू जो है मलेशिया में, और लोग पकड़े ही रहते हैं, एकदम नज़र बनाए रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में करने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जब एकदम गलती निकालने के लिए ही कमेंट करते हैं, मतलब वो गलती है भी नहीं, तब थोड़ा सा असहज महसूस करता हूँ। बाकी गलती निकालिए अगर है तब। बाकी दोस्तों मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, ये सफलता के दो मूल मंत्र हैं। तो हम तो हमेशा सुधार करने के लिए अग्रसर रहते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं अरे आपके जैसा ही तो हूँ, अभ्यर्थी हूँ, तो जीरो मान के चलता हूँ। माउंट किनाबालू जो है मलेशिया में है, अल बुर्ज ईरान में है, एकाकागुआ अर्जेंटीना में और किलिमंजारो तंजानिया में है। ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों, ये पर्वत हैं, याद रखिएगा। इनमें एक आध हो सकता है ज्वालामुखी भी हो। किलिमंजारो जैसे ज्वालामुखी है, तो किलिमंजारो तंजानिया में है। मंजा और तंजा ऐसे याद रखिएगा, मंजा और तंजा। एकाकागुआ अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? तो न्यूजीलैंड का दक्षिणतम द्वीप। आपको पता होगा न्यूजीलैंड जो है 2-3 द्वीपों में बटा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है दक्षिणतम द्वीप का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका में जो है सर्वाधिक देश हैं, कितने? 54। फिर दोस्तों यूरोप में कितने? 51 और एशिया में है 50। दक्षिण अमेरिका में 12 हैं और उत्तरी अमेरिका में है 23, याद रखिएगा। दस्त-ए-लुट, दस्त-ए-लुट कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो दस्त-ए-लुट रेगिस्तान है, कहाँ है? ईरान में। फिर घास के क्षेत्र दिए गए, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में है, पंपाज दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में है। बेल्ट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ना होकर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अफ्रीका में अवस्थित है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किसने, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कौन से हैं? तो डाउन्स, याद रखिएगा, डाउन्स। फिर निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड। दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के सवाल गलत ना हो, तो लूसेंट में एक पोर्शन है विविध, उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पूरी लूसेंट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपने उसको कर लिया है, विविध को कर लिया है,
तब इस तरह के सवाल जो हैं आपसे गलत नहीं होंगे। विविध, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वहीं से 2 सवाल पूछ लिए हैं, तो सही जवाब है ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है, हालांकि ये सवाल उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल स्थल है? तो सही जवाब है भोज आद्र स्थल। ये सवाल रिपीट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? भारत जो है दोस्तों रामसर सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ था, जबकि इससे पहले 1981 में इसके 2 सबसे पहले स्थल थे। कौन से? चिल्का झील था दोस्तों, और एक था केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है अभी कहाँ, राजस्थान में। इन 2 को जो है पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था 1981 में। इसके बाद 1982 में भारत इस संधि पर हस्ताक्षर किया। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है दोस्तों? तो मिसिसिपी का। जी हाँ, मिसिसिपी का ही स्रोत है। और ये कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन और इरी सुपीरियर, और मिशिगन इरी सुपीरियर ओंटारियो, और एक और है दोस्तों मिशिगन इरी ओंटारियो, और एक है होम्स, एक है दोस्तों याद नहीं आ रहा है। एक कौन सी है? ह्यूरन, यहाँ पर ह्यूटन दिया है, एक है ह्यूरन। इन 5 झीलों को जो है दोस्तों महान झील कहते हैं। इनका क्रम जो है पूछ लिया जाता है। उत्तर से पूर्व नहीं, पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाता है क्रम, तो उसको देख लीजिएगा। और इनको याद रखने के लिए होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर याद रखिएगा। एल नीनो बनता है दोस्तों कहाँ? प्रशांत महासागर में, सबको पता होगा। बाकी ये जो दिए गए हैं शहर, बताना है कौन सा किस नदी पर सुमेलित है, मतलब स्थित है। तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। खार्तूम नील नदी पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है, बर्लिन स्प्री नदी पर है, और सिडनी जो है सेन नदी पर नहीं है। यही दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। सिडनी है किस नदी पर? तो डार्लिंग नदी पर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? तो मेरियाना गर्त। बच्चा सवाल है एकदम। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन होता है दोस्तों? तो सही जवाब है हवाई में। दोस्तों जो क्विज चलाई जा रही है करंट अफेयर्स की, उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, टारगेट करंट AK123। यहीं पर आपको दोस्तों सारी PDF मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की भी हैंड रिटन PDF आपको यहीं पर मिलती है। वीडियो के लिंक भी यहीं पर शेयर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए यदि सही लगे, और उसको शेयर भी कीजिए। करंट अफेयर्स का दोस्तों एक वीडियो बाकी बचा है फरवरी का, उसको जल्द ही देता हूँ। कुछ वक्त का तकाजा है दोस्तों, समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि आप लगातार सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, तो उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ आपके काम के लिए। दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आपके लिए जो है मतलब कितना संवेदनशील दौर है। मैं खुद अभ्यर्थी हूँ आपके जैसा। यदि नहीं ठीक से पढ़ूंगा तो पता लगा लटक जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको वीडियो देता हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, बिना आपके कैसे सब संभव हो पाएगा। ये नैतिक दायित्व को निभाइए अपने। चौथा पेपर यही सब सिखाता है ना हमको, एक के साथ सब सदें। हाँ, मैं भी सद रहा हूँ, आप भी सद जाएं, इसी उद्देश्य से काम करता हूँ। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? बता दिया है, हवाई द्वीप में।
निम्नलिखित देशों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो चीन में अभी भी है, इसलिए बता दिया है, और बाकी आर्थिकी से इसको अपडेट कर दूंगा। बस सवाल को समझ लीजिए कि इस तरह का पूछा जाता है। निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किस में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया दोस्तों? तो 2001 से 11 के बीच सबसे कम वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। और ये वृद्धि हुई कितनी है दोस्तों? 17.7। ये भी पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है इस दौरान? तो बिहार। सबसे कम वृद्धि दोस्तों कहाँ हुई है? तो नागालैंड, NGL। और नकारात्मक निगेटिव जो है वृद्धि कहाँ हुई है? तो नागालैंड। तो 3-4 सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिए। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो 1961 से 71, या भी रट जाइएगा, जिसमें 24.80% वृद्धि हुई थी, मतलब 25% की वृद्धि देखी गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित दशकों में किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? देखिए वही पूछ लिया गया है सवाल जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। नीचे दिए गए कूट में नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में उनको सजाना है, मतलब घटते क्रम में। तो सीधे चलते हैं व्याख्या में। गाजियाबाद में सर्वाधिक है, उसके बाद आगरा, उसके बाद वाराणसी, फिर मेरठ। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? छोड़ दीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या थी दोस्तों? तो सही जवाब है 2007 से 12, और 12वीं की 12 से 17, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य दोस्तों क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ये भी पूछ लिया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज नीति घोषित की गई थी कब दोस्तों? 2000 में। एक्ट कब बना था दोस्तों? 2005 में। और लागू कब हुआ था? 2006 में, याद रखिएगा। 2005 में नरेगा भी बना था, यह भी याद रखिएगा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो झांसी में अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2011-12 में। भारत में निम्नलिखित में से किसका निर्यात सर्वाधिक है? तो ये करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, इसको छोड़ेंगे, आर्थिकी से कवर करेंगे। बस सवाल समझ जाइए कि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। जैसे ही बाजार में आर्थिकी आएगी आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में कंप्लीट कराऊंगा। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है दोस्तों कहाँ? हैदराबाद में। इसमें दोस्तों जयपुर वगैरह भी दिया रहेगा, फिर कंफ्यूज हो जाए। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है दोस्तों? धान की। इस तरह का एक सवाल पूछ लिया जाता है। धान की अन्य प्रजातियां क्या क्या हैं? साकेत हो गई, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लूना इत्यादि। तो एक सवाल जो है फसलों की प्रजातियों से पूछा जा सकता है, उसमें आंवले की भी रहती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? देखिए गेहूं की प्रजाति पूछ ली जाती है, सरसों की, आंवले की, एक बार अंगूर की भी पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो पूसा, बासमती, वन। इसी तरह के सवाल दोस्तों रिपीट करेगा। प्रजातियां तो बहुत हैं, कौन सी याद रहेंगी? तो इसके लिए यही करना है, रिपीट जो भी सवाल हुए हैं उनको हमको एकदम तैयार करके चलना है। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, देखिए दोस्तों आंवला की। आंवला की और कौन सी प्रजातियां हैं दोस्तों? इसमें नहीं दी गई हैं। लखनऊ 49, ललित और नीलम, अरुणिमा। ललित और लखनऊ 49 किसकी है? अमरूद की है। नीलम और अरुणिमा जो है आम की प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। आम की भी प्रजाति पूछ ली जाती है और अमरूद की भी। ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसको हम लोग छोड़ते हैं, करंट अफेयर्स का सवाल है और इसको कराया भी है, अभी याद नहीं आ रहा है।
3077 किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। इसके अलावा सोनालिका भी दोस्तों गेहूं की ही प्रजाति है, याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में। और चीनी अनुसंधान भी दोस्तों कहाँ अवस्थित है? कानपुर। राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? इसको आर्थिकी से करेंगे, छोड़िए। धान की उत्पत्ति हुई दोस्तों कहाँ? तो सही जवाब है दक्षिण पूर्व एशिया में। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है दोस्तों यूरिया। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है दोस्तों तो सनई। यदि इसमें बोड़ा होता तो बोड़ा हमको करना चाहिए था। हरी खाद के लिए सनई से भी उपयुक्त है बोड़ा, याद रखिएगा। ढैंचा भी है। 2011-12 में भारत का बाहरी व्यापार था दोस्तों, ये आर्थिकी से कंप्लीट करेंगे, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? अच्छा सवाल है। तो MS रंधावा ने लिखा है भारतीय कृषि का इतिहास। MS रंधावा। तो वो एक गुरु रंधावा करके सिंगर हैं, वो कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो भारतीय कृषि के मामले में पंजाब अग्रणी है, भारत में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। तो रंधावा भी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। और भारतीय कृषि का इतिहास भी पंजाब से ही है। हरित क्रांति वगैरह सब उससे लाभान्वित होने वाला राज्य भी पंजाब है। तो इसी तरह से लिंक करिएगा। तो MS रंधावा, गुरु रंधावा, MS रंधावा और भारतीय कृषि का इतिहास। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। अच्छा सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई? तो सही जवाब है सरवती सोनारा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? करंट अफेयर का सवाल है, छोड़ेंगे। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है दोस्तों, तो सही जवाब है लखनऊ में। और सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। यूपी स्पेशल। राज्यों के समूह में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? प्रादेशिक सामान्य ज्ञान है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। उसी समय तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, इसलिए पूछ लिया है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में हमको बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर और फिर सोनभद्र। और सर्वाधिक यूपी में क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब है लखीमपुर खीरी। सोनभद्र जिले को कई सीमाएं स्पर्श करती हैं? कितनी सीमाएं? तो 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं स्पर्श करती हैं। और वे 4 राज्य हैं कौन से भैया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं? तो मीनाक्षी मदन राय, MMR। उत्तर प्रदेश कुश्ती के लिए, ये छोड़िए, सवाल करंट अफेयर्स का है। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने काहे के हैं भैया? तो सीमेंट के हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान, देखिए पिछले पेपर में भी पूछा गया था 2016 वाले में। गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ अवस्थित है? तो हमारे शाहजहाँपुर जिले में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो जवाब है 2। कौन कौन सी? एक तो सुश्री बहन कुमारी मायावती और सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। देश के साथ साथ राज्य के साथ साथ देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। फिर उसके बाद बहन कुमारी मायावती। और फिर जो है एक सवाल और पूछा जा सकता है कि 4 बार जो है मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? तो बहन कुमारी मायावती को, ND तिवारी मतलब नारायण दत्त तिवारी को, और चंद्रभानु गुप्त। तीनों नामों को याद रख लीजिएगा, चंद्रभानु, ND तिवारी और बहन कुमारी मायावती। फिर है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है।
बाकी 8 राज्यों से, और यदि केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाए तो 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो नलकूप। ये सवाल भी काफ़ी रिपीट किया जाता है। देखिए भर के यूपी स्पेशल पूछा है और इस बार भी हो सकता है रौला दिखा दे अपना। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है अब दोस्तों? नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? तो मेरठ में, माफ कीजिएगा सहारनपुर में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर अवस्थित है दोस्तों, अच्छा सवाल है, वाराणसी में। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में, याद रखिएगा। तो भारत माता वाराणसी में, जेके मंदिर कानपुर में। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक। कबाड़ी वाला आ गया है दोस्तों बैकग्राउंड में आवाज़ें जो है आ जाती होंगी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? 1972 में। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन है? उर्दू। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो 2। एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गोरखपुर से। गीता प्रेस भी गोरखपुर में ही है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अच्छा सवाल है, 1960 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है रामपुर में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी जो थे हिंदू धर्म के विरोधी तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, केवल याद रखने के तौर पे इसको देख सकते हैं। कैसे? वो जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे अपने अंतिम समय में, तो राम के एक तरह से विरोधी मान के चलेंगे, हालांकि वो नहीं थे। ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है, केवल और केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो रामपुर, राम के विरोधी थे, तो रामपुर में ही उनके नाम की जो है नक्षत्रशाला बना दी गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था? तो सही जवाब है 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 1998 में। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो सहारनपुर में। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो लखनऊ में, या फिर साइंस सिटी पूछ लिया जाएगा। ये सवाल अभी हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में रिपीट हुआ है। कालपी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सही जवाब है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ है कालपी? जालौन जिले में, यह भी पूछा जा सकता है। दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। ये सब करंट अफेयर्स के सवाल हैं, इनको स्किप करते हैं और अब जो है संभवतः विविध पे आना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। डॉक्टर BR अम्बेडकर का 125वां जन्मोत्सव, अरे इसको छोड़िए, करंट अफेयर्स का सवाल है। नूतन विकास बैंक ब्रिक्स का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जीजी मेनन को जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है दोस्तों कहाँ? जेनेवा में। WTO की बात हो रही है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब जो है दोस्तों हम लोग 2015 के ही मुख्य परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र के हल को तैयार करेंगे। तो 1 मिनट।
भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही दोस्तों कहाँ? तो बिहार में। अभी हमने इसको पिछले पेपर में भी देखा। फिर संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। इसी तरह के कथन दोस्तों दे दिए जाते हैं, जैसे अभी हम इतिहास में पढ़ रहे थे कलीम। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो एकदम बच्चा सवाल, इसको रिपीट किया गया है। अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? देखिए बच्चा जो है अपना काम कर रहा है, रुक जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो विरोध का अधिकार जो है 6 मूल अधिकारों में नहीं है, याद रखिएगा। मूल अधिकार पहले 7 थे, अब जो हैं 6 हैं। 7वां कौन सा था? संपत्ति वाला, उसको हटा दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। 24 में क्या किया गया है? अनुच्छेद में 14 वर्ष से अधिक के बच्चों को जो है किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, अनुच्छेद 24। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में न होकर अनुच्छेद 30 में है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों की संरक्षक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है अंबेडकर मतलब संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 के तहत। दोस्तों इस तरह से डिस्टरबेंस लगे रहते हैं। निम्नलिखित में से मतलब आवाज़ आ रही होगी उधर, अपना वो जो प्रहरी है हालांकि रात में काम करता है, बच्चा उधर चें पों किए जा रहा है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इस तरह की विशेषता जो है अमेरिका में है, व्यवस्था जो है अमेरिका में है, याद रखिएगा। बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य कब तक रह सकता है दोस्तों? तो 6 महीने तक। 6 महीने तक उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 76 में जो है दोस्तों काय का उल्लेख है? भारत के महान्यायवादी का। अनुच्छेद 148 कैग से संबंधित है, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दोस्तों पॉलिटी के सवाल जो हैं यहाँ से ज़्यादा रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि दूसरे पेपर में पॉलिटी और इकोनॉमी जो है बहुतायत में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और पॉलिटी का दायरा जो है सीमित है? दोस्तों थोड़ा सा करंट अफेयर्स का तड़का उसमें रहता है, तो थोड़ी सी मेहनत करके पॉलिटी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो सिक्किम दोस्तों, विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं।
लेकिन सिक्किम इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। कारण क्या है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो कारण दोस्तों गलत नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, व्याख्या भी सही है। एक मिनट देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। संसद में शून्यकाल का समय दोस्तों कब से कब है, दोपहर 12 से 1 के बीच का समय जो है शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, पूछ लिया जाता है, 110 में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? सही जवाब है राष्ट्रपति। सत्रावसान और सत्र को आहूत करना दोनों काम जो है राष्ट्रपति को मिले हुए हैं, याद रखिएगा। बाकी स्थगन वगैरह जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए हैं काम। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो सही जवाब है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति स्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन या आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है स्थायी समितियों के उदाहरण हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, तो सही जवाब है लोकसभा में। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत करता राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और किस संविधान में इसका उल्लेख है? तो संविधान के मतलब किस संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 118 में। दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोस्तों कहाँ? संसद के दोनों सदनों में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? अब यहाँ पे किसकी नहीं, किसको होना चाहिए था? तो सही जवाब है संसद को। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है अनुच्छेद 331। अब इस प्रावधान को जो है हटा दिया गया है किस संविधान के संशोधन के द्वारा? 104 में। याद रखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। अभिभावक की बात हो रही है, पापा की बात हो रही है संविधान के, तो सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं? तो करंट अफेयर्स का सवाल था उस समय, तो उस समय AMV शाह। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1935 में स्थापित किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है? 31, 30, लेकिन अब जो है दोस्तों 33 + 1 है, 34 मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। मतलब 34 न्यायाधीश होंगे, उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा। भारतीय संविधान में किए गए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था, जो कि एक मौलिक अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसे जो है अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 300A में जो है रख दिया गया है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची
विवेचित करती है दोस्तों राज्यसभा में सीटों के आवंटन को। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो सही जवाब है राजस्थान। दूसरा नंबर था आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी, नेहरू जी ने की थी। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है दोस्तों तो खंड स्तर पर, याद रखिएगा। ब्लॉक की बात हो रही है। 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी दोस्तों तो LPG, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों, याद रखिएगा। इस समय पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, तो मनमोहन सिंह, MMS। फिर दोस्तों समितियों को सुमेलित करना है। दत्त समिति जो है दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित थी। बांचू समिति जो है दोस्तों प्रत्यक्ष करों से संबंधित थी। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध और चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से संबंधित थी, याद रखिएगा। दत्त का मतलब देना और दिया क्या जाता है? लाइसेंस। ऐसे कनेक्ट करिएगा, भूलेंगे नहीं। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर, कर जो है दोस्तों क्या होता है? बांटू, बांटा जाता है कर, तो बांचू बांटू, बांचू जो है कर को बांट रहे हैं, तो बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और मन्नार समिति तो आप लोग जान ही रहे होंगे। दोस्तों ट्रिक अपने दिमाग में इसी तरह के बनाइए। GDP आंकड़ों के आधार वर्ष को जो है 2004-5 के स्थान को बदलकर अब क्या कर दिया गया? अभी भी दोस्तों वही है 2011-12। तो आपसे पूछ लिया जाए कि GDP आंकने का आधार वर्ष क्या है? तो 11-12। भारत सरकार द्वारा 1949 में नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। एक तो वर्ष याद रखिएगा 1949, दूसरा नाम रखिएगा PC महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है PC महालनोबिस मॉडल था, यह भी याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपसे पूछ ली जाएगी 51 से 56। 51 को शुरुआत हुई, 56 तक चली। भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो रमसा जो है रोजगार से संबंधित नहीं है, बाकी मनरेगा, NRLM और स्टेप रोजगार से संबंधित है। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू किया गया था, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये सवाल भी दोस्तों रिपीट हुआ है। राजस्व घाटे में से पूंजी पर संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो प्रभावी राजस्व घाटा। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है दोस्तों किस पे? महिला साक्षरता पर। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? तो लुक ईस्ट नीति जो है सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है, बाकी मध्याह्न भोजन योजना जो कि 1995 में शुरू हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सामाजिक विकास से संबंधित हैं। राजकोषीय घाटा पूछ लिया जाएगा। इस बार बजट में कितना अनुमानित है? 5.9% आपको बजट के वीडियो में बताया है। बजट का वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, वहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा, मात्र 20 मिनट की वीडियो है। सदाबहार क्रांति आर्थिक समीक्षा बाकी है दोस्तों। अगली वीडियो जो फरवरी करंट अफेयर्स की रहेगी, जो कि ई दृष्टि मैगजीन से देता हूँ आपको, इस बार थोड़ा लेट हो गई है, उसके लिए खेद है। वही बात आती है घूम फिर के, समय की कमी। लेकिन यह है कि आगे चीज़ें जो है टाइम से ही उपलब्ध कराऊंगा। ये कब होगा दोस्तों? लगातार सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए।
सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1966 में। ये भी याद रखिएगा। इस समय कौन थी दोस्तों प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी जी। और इस समय वित्त मंत्री भी पूछ लिया जाएगा तो सी सुब्रमण्यम, यह भी याद रखिएगा, सी सुब्रमण्यम थे वित्त मंत्री। ये सवाल आपको इस तरह के फैक्ट मिलेंगे नहीं कहीं। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था, वैट की बात हो रही है, तो 2005 में। इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है सीरीज का PYQs विद MDA। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना दोस्तों? तो इनमें से एकों में नहीं बना। फिर कब बना? इसकी स्थापना के साथ ही बना था 1945 में। फिर सूचकांक रेजिडेंस किससे संबंधित है? तो भूमि कीमतों से संबंधित है। रेजिडेंस निवास से संबंधित होता है और रेजिडेंस में इंडेक्स मिला दो तो सूचकांक बन जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो इसको कॉमन सेंस से ही सही करके आ जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नोएडा में। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? बच्चा सवाल है, 7। विबग्योर से जो है इसकी तरंग दैर्घ्य को आप सेट कर सकते हैं। माफ करिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर दोस्तों घटता है। निम्नलिखित में से अवचालकों के उदाहरण क्या? जर्मेनियम और सिलिकॉन अच्छे चालक हैं। सिलिकॉन ये भी पूछ लिए जाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में उपस्थित है। माल्ट और एसिटिक अम्ल जो है दही में उपस्थित ना होकर किसमें है? सिरके में उपस्थित होता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी के काटने पर उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ग्रेफीन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ केल्विन में दिया है, केल्विन पे कितना होता है? 273 होता है। 4 और इसमें जोड़ दो तो 273 और 4 तो 277। सही उत्तर 277। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक देंगे, जा क्वेश्चन को रट लो। -40 डिग्री सेल्सियस पर कैसे हमको ज्ञात करना है? C/5 बराबर F-32/9 इसमें रख देंगे। एक समान की बात करी गई तो सेल्सियस भी 40 रख देंगे, मतलब इसको भी समान कर देंगे और इसको भी समान कर देंगे तो निकल के जो आएगा वह कितना? -40 निकल के आएगा। मतलब -40 पे जो है ये दोनों बराबर आएंगे, -40 रखेंगे। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यह भी पूछ लिया जाता है। नाभिकीय बम हाइड्रोजन बम तो हो गया। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एटम बम या परमाणु बम किसके द्वारा बनाया गया था? तो ओपेनहाइमर याद रखिएगा, ये दिया भी है। ओपेनहीमर या ओपेनहाइमर के द्वारा जो है एटम बम का निर्माण किया गया था। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। भारी जल का भी प्रयोग इसी तरह किया जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रांबे में, इसका भी इस्तेमाल मंदक के लिए किया जाता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है क्या? कार्बन।
निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा सवाल है, रट लो। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी रेशम, चमड़ा, ऊन प्राकृतिक बहुलक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। देखिए रिपीटेड सवाल है, विस्फोटक नहीं है, बाकी TNG, TNT और पोटेशियम क्लोरेट जो है विस्फोटक हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को जो है वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, या जो है लकड़ी के भंजक से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ग्राफीन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अच्छा सवाल है, ATP से ADP में। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। BMD परीक्षण का पूरा नाम क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी, याद रखिएगा। इंसुलिन होता है दोस्तों क्या? एक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इसका श्रावण होता है, इसकी कमी से शुगर हो जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते, बाकी ग्लाइकोजन, वसा और टोकोफेरॉल मानव शरीर में पाए जाते हैं। मानव शरीर का भार होता है दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम। जी हाँ दोस्तों, ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का कोई भी वस्तु हो, ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर कम होगा, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी हाँ, अमेरिका का है, फुल फॉर्म इसकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, जो कि मोबाइल फ़ोनों में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा। छोटा मगर मोटा सवाल है ये। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। अब जो है प्रादेशिक सामान्य ज्ञान देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। और कितना कार्यकाल होता है? 8 वर्ष का, यह भी याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? तो संजय मिश्रा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब जो है रीजनिंग और गणित के सवाल आ गए हैं, इनको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर करंट अफेयर्स के सवाल आ गए हैं, और अब जो है विविध पर हम लोग सीधे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? इस कोट को एकदम याद कर लीजिए, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के दौरान इसको चिपका सकते हैं अच्छे से। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो MK गांधी जी। जी हाँ, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते थे। भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। करंट अफेयर्स का है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है। तो प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, एक NGO है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्षय पात्र। और इसकी स्थापना जो है कहाँ? कर्नाटक में हुई थी 2000 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। बच्चा सवाल है। बाकी 31 मई को जो है विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, तंबाकू रोधी दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में सामुद्रिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है 1952। सामुद्रिक नहीं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों ये दोनों पेपर कंप्लीट हुए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।